गाइज नमस्कार, मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे स्टूडेंटों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। तो सर्वप्रथम चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक विद्युत धारा यानी इसकी हम डेफिनेशन करेंगे। चलो तो सर्वप्रथम सभी हेडिंग डालेंगे। विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखो, किसी बंद परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि सर्वप्रथम तो जो सर्किट होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, ठीक है, और उसमें जो आवेश की यानी आवेश कितनी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उसकी दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते, इसे आई से डिनोट करते हैं। और यह एक अदिश राशि है अर्थात यह एक स्केलर राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है कि ओनली फॉर मैग्नीट्यूड अर्थात इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, ये याद करना है, एम्पियर होता है। देखो फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत धारा विद्युत आवेश अपॉन समय। तो इसको विद्युत आवेश को Q से डिनोट कर देंगे और समय को T से, तो I प्राप्त हो जाएगी हमारे पास करंट, ठीक है भाई। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसके बाद में इसका गणितीय विश्लेषण, विद्युत धारा का गणितीय विश्लेषण इन मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। देखो, माना किसी बंद परिपथ में डेल Q आवेश डेल T समय के लिए प्रवाहित किया जाता है। यानी कि कुछ समय में कुछ आवेश प्रवाहित किए जाते हैं, तो इस बंद परिपथ में प्रभावित औसत धारा आई एवरेज हो। तो देखो आई एवरेज क्या आ जाएगी, यानी कि आवेशों में डिफरेंस एक तरह से, अर्थात अल्प आवेश और अल्प समय में जो क्या धारा प्रवाहित होगी उसे क्या कहते हैं, औसत धारा आई एवरेज कहते हैं। इक्वेशन दे दे इसे फर्स्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलो, जो कि औसत धारा का सूत्र है, यानी इक्वेशन औसत धारा के सूत्र को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब इसमें स्पेशल कंडीशन लेंगे तो देखो भाई, यदि डेल T टेंड्स टू 0 हो तो औसत विद्युत धारा का तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। यानी यदि डेल T समय 0 की ओर अग्रसर हो तो इसको क्या कहते हैं, तात्क्षणिक विद्युत धारा कहते हैं। जैसे लिमिट ले लेंगे, आई एवरेज और T की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो उसे क्या कह देंगे, तात्क्षणिक धारा। इसे आई से डिनोट कर देंगे इसे पूरी टर्म को, और ये हो जाएगी डेल Q अपॉन डेल T, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन तात्क्षणिक धारा कहलाता है। यानी कि ऊपर जो ये सूत्र प्राप्त हुआ है ना, इसमें क्या था, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन ही तो हो रहा था, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तात्क्षणिक धारा कहेंगे। अब देखो 1 एम्पियर की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे, यानी ऊपर हमें सूत्र दे रखा था I बराबर Q अपॉन T, तो हमें यहाँ पर 1 एम्पियर यानी I की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो 1 कब होगी, जब Q की वैल्यू 1 कूलाम हो और T की वैल्यू 1 सेकेंड हो, ठीक है। तो I की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, 1 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। देखो किस प्रकार होगी, यदि Q की वैल्यू 1 कूलाम ले लिया और T की वैल्यू 1 सेकेंड, तो I बराबर 1 अपॉन 1 क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 अपॉन 1 सेकेंड। तो ये देखो I एम्पियर, इन 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, ये 1 एम्पियर की परिभाषा आ गई। अब इसको थ्योरी के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे भाई, देखो, यदि किसी बंद परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो बंद परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, 1 एम्पियर की डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में चलो, धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग याद करना है। जैसे इस टॉपिक को करना है तो सभी हेडिंग डाल लेंगे। सर्वप्रथम धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। देखो, धातुओं में उपस्थित 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से अनियमित अर्थात यादृच्छिक गति करते रहते हैं। यानी कि सीधी बात यह है कि धातुओं में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, वो अनियमित यानी कि नियम के हिसाब से नहीं, अर्थात एक दिशा में नहीं, अर्थात अलग अलग दिशा में गति करते हैं। यादृच्छिक का मतलब है कि अपनी इच्छा से कोई
किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे देखो, इस प्रकार की गति को इलेक्ट्रॉन की ब्राउनी गति कहते हैं। इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन गति करता है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्राउनी गति, अर्थात इसे जिगजैग गति भी कहते हैं, ठीक है। एम धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग होता है। तो जैसे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे सभी इलेक्ट्रॉन, तो उसका वेग भी अलग अलग होगा। एवं इनकी दिशा भी अलग अलग होती है। अब देखो, जब वेग अलग अलग होगा और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसकी दिशा भी अलग अलग होगी, ठीक है। इसके बाद देखो, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने वेगों को परस्पर निरस्त कर देते हैं। अर्थात देखो, जैसे कोई तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे को, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, अर्थात निरस्त कर देंगे। जिसके कारण धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग 0 होता है। यानी कि टोटल औसत वेग लेंगे ना, औसत, तो वो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। देखो आगे, जैसे डायग्राम से समझ सकते हो आप, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी डायरेक्शन इधर है। तो यानी हर की डायरेक्शन अलग अलग है, तो औसत वेग क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है और अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो अपोजिट होने पर क्या, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो इसका औसत वेग 0 प्राप्त हो जाएगा। आगे चलो, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के जब लगाएंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किस प्रकार होगी। देखो, सर्वप्रथम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में तो यादृच्छिक गति कर रहे हैं, ठीक है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे तो उसकी गति किस प्रकार होगी। देखो, यहाँ पर बैटरी जोड़ दी हमने, देखो माइनस प्लस, इसका विभव V है, ठीक है, और यहाँ से करंट आई जा रही है इस साइड में, इधर आ रही है। तो ये देखो, यहाँ बैटरी का प्लस सिंबल है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ठीक है, और इधर मूव करेंगे, तो यानी धारा के विपरीत साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखो, जब धातु पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, यानी एंटी दिशा में गति करते हैं, एवं इन इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा विद्युत धारा की विपरीत दिशा में होती है। यानी विद्युत धारा जैसे इस प्रकार बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार आएंगे, ठीक है, ये करंट इस प्रकार जा रही है, यानी विपरीत दिशा में आएंगे। आगे, अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के व धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। यानी कि इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है ना, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, ठीक है। आगे देखो, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, धारा घनत्व। धारा घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखो, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबत गमन करने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि जैसे कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस प्रकार है, जैसे इस प्रकार है, ठीक है, तो इसके लंबवत, इसके जो लंबवत जाने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से व्यक्त करते हैं, इसे J से डिनोट करते हैं। यह सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों है, तो इसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। देखो डायग्राम से, माना चित्र अनुसार, देखो नीचे, एक चालक तार पर विचार करते हैं जिसमें I धारा प्रवाहित की जा रही है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल S है। इस चालक तार के क्षेत्रफल अल्पांश ds पर विचार करते हैं जो x अक्ष के थीटा कोण बनाता है। ऐसा इस क्षेत्रफल अल्पांश के दो घटक ds कोस थीटा ds साइन थीटा प्राप्त होते हैं और विद्युत धारा में केवल ds कोस थीटा घटक ही अनुदिश गमन करते, इसलिए इस क्षेत्रफल अल्पांश ds कोस थीटा घटक काम में लिया जाता है। देखो, इस डायग्राम को समझेंगे, ऊपर वाली थ्योरी को, यानी हमारे पास ये कोई वायर है, ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, ये कोई वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार मूव कर रहे हैं,
ठीक है, और धारा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत बह रही है। इस प्रकार समझ में आया। ऊपर हमने बात किया था कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और जो धारा की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे विपरीत होंगी। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, तो आई की धारा इधर होगी। ठीक है, अब इस पर यहाँ पर कोई अल्पांश ले लेते हैं। यहाँ कोई अल्पांश ले लिया एक ds, ठीक है, तो उसके अभिलंबवत देखो ये ds इसकी डायरेक्शन हो गई, और इसके घटक लेंगे तो ds कोस थीटा, और इस प्रकार लेंगे तो ds साइन थीटा। ठीक है, y डैश की तरफ और ये x अक्ष की तरफ। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोण बना थीटा। तो इसका मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। देखो, अतः चालक तार का धारा घनत्व जे हो तो, यानी कि धारा घनत्व को हमने ऊपर किससे दर्शाया था, जैसे ही तो दर्शाया था, तो जे ले लिया यहाँ पर। धारा घनत्व बराबर होगा विद्युत धारा बल अपॉन चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, तो धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखो। अब यहाँ पर ds कोस थीटा क्यों लिया, क्योंकि धारा इसी रूप में बह रही है। ठीक है, इसलिए लेंगे ds कोस थीटा वाला घटक जो हमने ऊपर थ्योरी में अभी पढ़ा था। ठीक है, जे से कर देंगे डी नोट। तो आगे चलो, जे बराबर यहाँ आई आएगा, सॉरी आई बराबर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो जे ds कोस थीटा। ठीक है, इसको अदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में जे डॉट ds वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं देखो जे ds कोस थीटा अदिश गुणनफल को कोस थीटा के रूप में दर्शाते हैं। और जैसे वेक्टर फॉर्म होता तो a क्रॉस b, तो ये क्या आ जाता, ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और साइन थीटा आ जाता। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को तो इस प्रकार लिखेंगे और अदिश प्रोडक्ट को इस प्रकार लिखेंगे, अर्थात डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई बराबर क्या प्राप्त हो गया, जे वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है भाई, ये आ गया यहाँ पर करंट का वैल्यू। आगे देखो, अब इस धारा घनत्व से 2 या 3 पॉइंट किस प्रकार निकलेंगे जो मोस्ट हैं। देखो, पहला पॉइंट, विद्युत धारा घनत्व जे वेक्टर व क्षेत्रफल ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत धारा कहते हैं। यानी ऊपर अभी हमने किया था ना प्राप्त, जे वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, वह धारा घनत्व एक सदिश राशि है। यानी इसमें तो ओनली मैग्नीट्यूड होगा विद्युत धारा में, जबकि धारा घनत्व में क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर व धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये याद करना है। इसके बाद इसकी विमा, फोर्थ पॉइंट, विद्युत धारा की विमा, यानी कि देखो विद्युत धारा में 1 एम्पियर ही है ओनली, तो एम्पियर की वैल्यू 1 रख देंगे, और इसमें एम्पियर इंटू अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और एल की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, -2। तो ये इसकी बीमा आ गई, ये इसकी बीमा आ चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अपवन वेग, अनुगमन वेग एवं गतिशीलता। यानी अपवन वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, और गतिशीलता, तो हेडिंग डाल लेंगे सभी, अपवन वेग एवं गतिशीलता। तो क्या होती है देखो, माना चित्र अनुसार एक धातु पर V वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया जाता है, जिससे धातु पर E वेक्टर विद्युत क्षेत्र लगता है और धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं। देखो किस प्रकार, देखो इसे डायग्राम से समझेंगे एक बार कि हमारे पास एक धातु है। ठीक है, देखो एक हमारे पास ये है धातु। ठीक है, इसको विद्युत क्षेत्र ई जब आरोपित करेंगे इसमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि बैटरी देखो, बैटरी इस प्रकार जोड़ते हैं प्लस माइनस, विभव V है, इसमें करंट इस प्रकार जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन करंट की विपरीत होती है, यानी कि इधर होगी इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन, और जो अपवन वेग होगा वो भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है,
देखो ये करंट इस प्रकार आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम अपना। अब देखो नीचे समझेंगे। ये इलेक्ट्रॉन मार्ग में स्थित प्लस से टकराते हैं, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रिक यानी कि हम करंट प्रवाह कर रहे हैं बैटरी जोड़कर, तो उसकी विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्लस वाले से क्या करेंगे, टकराएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनों के वेग में कमी आती है। जिससे इलेक्ट्रॉनों के वेग में क्या आती है, थोड़ी कमी आती है। और ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं। इस औसत वेग को अपवन वेग कहते हैं। ठीक है, धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अपवन वेग मानेंगे Vd का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समानुपाती होता है। यानी जितना हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे ना, अपवन वेग का वैल्यू इतनी ही ज़्यादा होगी। तो अपवन वेग Vd समानुपाती ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक कांस्टेंट राशि, क्या आ जाएगी, म्यू, जिसे क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इक्वेशन 1 दे दो इसे। इसके बाद में यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो Vd म्यू ई, अब यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे गतिशीलता की, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, देखो ये अपॉन में चला जाएगा, Vd अपॉन। ठीक है, ये गतिशीलता की वैल्यू प्राप्त होगी। इसे इक्वेशन दे देंगे 2। ठीक है, यदि E बराबर 1 वोल्ट पर मीटर हो तो, यानी कि यदि E की वैल्यू 1 ले लें तो म्यू की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, अपॉन वेग की प्राप्त हो जाएगी। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखो किसी चालक पर एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग को उस चालक की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि E की वैल्यू 1 ले लेंगे ना, तो ये जो गतिशीलता प्राप्त होगी ना, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन के अपवन वेग को क्या कहते हैं, चालक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में गतिशीलता का मात्रक म्यू बराबर Vd अपॉन वेग अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका होगा मीटर पर सेकंड और इसका होगा वोल्ट पर मीटर। तो ऊपर चला जाएगा तो देखो किस प्रकार, मीटर पर सेकंड, और इस टर्म को उल्टी कर देंगे तो मीटर पर वोल्ट। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो वोल्ट इनवर्स हो जाएगा और ये भी सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई गतिशीलता की मात्रक। और ये अब करेंगे हम विमा। तो इसकी विमा तो होती है L1 T-1 और इसकी होती है M1 T1 L1 T की -3, A की वैल्यू -1। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट, अर्थात L की पावर 1 - 1 क्या हो जाएगी, L की पावर 0 हो जाएगी ये तो। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो M की वैल्यू -1 0 2 और ये 1, ये इसकी क्या होगी, गतिशीलता की विमा प्राप्त हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओम का नेम, जो बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, अर्थात एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगी। ओम का नेम, सभी हेडिंग डाल लेंगे। सर्वप्रथम ओम का नेम क्या है, देखो ओम के नेम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई व ताप, यानी कि भौतिक अवस्था या तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लेंगे या उसकी लंबाई लेंगे या वह ताप लेंगे, को नियत रखा जाता है, तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा का मान चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। देखो किस प्रकार, देखो इसका डेरिवेशन। माना एक चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V मान लूँ, तो क्या होगा, देखिए ओम के नियम से V समानुपाती I, और समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक R कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे V बराबर I R, अब यहाँ से R की वैल्यू लिखेंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो V अपॉन I, ये क्या प्राप्त हो गया, प्रतिरोध प्राप्त हो गया। देखो यदि I की वैल्यू 1 एम्पियर ले लें, क्या ले लें,
1 एम्पियर ले ले तो देखो समीकरण 2 से इसकी वैल्यू 1 ले लें तो V बराबर R प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे देखो, यदि किसी बंद परिपथ के चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को ही चालक तार का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि जब करंट प्रवाहित हो रही है तो उसके जो बीच में जो मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे ना, जो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं, अर्थात आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, या इसे ओम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी वीमा क्या होगी भाई, देखो इसकी वीमा V/I, V की होती है M1L2 T⁻³ एम्पियर की वैल्यू -1। ठीक है, ये एम्पियर की वैल्यू -1 होगी, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 की n एम्पियर की वैल्यू -2 हो जाएगी और एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो 1 ओम की परिभाषा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 ओम की डेफिनेशन किस प्रकार निकालेंगे देखो, ओम के नियम से हम जानते V बराबर IR होता है। अब यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो V/I, ये अपोन में जाएगा तो। ठीक है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो। यदि I बराबर 1 एम्पियर तथा V बराबर 1 वोल्ट हो तब R की वैल्यू 1 ओम प्राप्त होगी। ठीक है, किस प्रकार होगी देखो, जैसे V/I, तो इसकी वैल्यू 1 वोल्ट रख दें और इसकी वैल्यू 1 एम्पियर रख दें, तो हमारे पास R की वैल्यू 1 ओम ही तो प्राप्त होगी। यही तो इस यहाँ पर दर्शा रखा है। ठीक है, तो इसकी देखो डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे, यदि किसी चालक तार के 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी कि जो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित की जा रही है ना 1 एम्पियर, और इस सिरों पर भी विभवांतर भी 1 ले ले तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसे रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती m अनुपस्थ कार्य क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसके ओम के नियम के अनुसार जो चालक तार का प्रतिरोध है ना, उस चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होगा तथा अनुपस्थ कार्य क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। देखो किस प्रकार होगी, देखो अब इसका डेरिवेशन किस प्रकार करेंगे। माना एक चालक तार पर विचार करते हैं जिसका प्रतिरोध कितना है, R है, और लंबाई कितनी है, L है, वह अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल A है। तो क्या होगा, R समानुपाती यानी लंबाई के तो समानुपाती होता है तथा क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर पोस्टनल को हटाएंगे तो यहाँ पर रो आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात यह एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम देखो यहाँ पर रो की वैल्यू निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, जैसे इक्वेशन 1 क्या है, R बराबर रो L/E, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई RA रो L। अब रो की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये जाएगा अपोन में, तो RA/L, ये आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिया इसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, यदि L बराबर 1 मीटर और क्षेत्रफल बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो रो बराबर R प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो, 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल के चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात सीधी बात यह है कि जो रो है ना,
वो आर के बराबर तभी आएगा जब एल की वैल्यू तो लेंगे 1 और ए की वैल्यू लेंगे 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना लेंगे 1 लेंगे और लंबाई भी कितना लेंगे 1 लेंगे, तो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मात्रक और इसकी विमा और देख लेते हैं। चलो देखो, तो सर्वप्रथम देखेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक, ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसका मात्रक। अब इसकी विमा निकालेंगे। देखो, रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो इसकी विमा तो आर की तो ये होती है और क्षेत्रफल की क्या होती है एल की पावर 2। ठीक है, और एल की क्या होती है एन मीटर की क्या होती है एल की पावर 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एल से तो एक एल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल एक तो ये और 2 ये तो हो जाएंगे 3। ठीक है, और एच जी टी जाएगा जी पूरी टर्म। ठीक है भाई, ये हो जाएगी इसकी विमा। नेक्स्ट देखो, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होती है, यानी विद्युत जो प्रतिरोधकता होती है उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं विद्युत चालकता कहते हैं। देखो, सभी हेडिंग डाल लेंगे। विद्युत चालकता किसी चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस चालक तार की विद्युत चालकता कहते हैं। इसे आर से, इसे रो से, देखो रो से तो दर्शाते हैं प्रतिरोधकता को और सिग्मा से दर्शाते हैं चालकता को। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये होती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता अर्थात हम रो बराबर इस प्रकार भी ले सकते हैं 1 अपॉन रो। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है जितनी प्रतिरोधकता है यानी कि उनको रोकेगा उतनी ही व्युत्क्रम क्या होती है चालकता, यानी कि चालकता का मान ज़्यादा होगा तो प्रतिरोधकता का मान कम होगा, और यदि प्रतिरोधकता का मान कम ज़्यादा होगा तो चालकता का मान कम होगा, क्योंकि एक दूसरे की ये एंटी प्रपोर्शनल है। ठीक है भाई, चलो विद्युत चालकता 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू इससे तो रो से दर्शाते हैं और ये होगी 1 अपॉन रो। इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं रो बराबर आर इंटू ए क्षेत्रफल अपॉन एल लंबाई, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकलेंगे, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जस्ट अपॉन आ जाएगा, अर्थात एल की वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी और आर इंटू ए नीचे आ जाएगी। इक्वेशन दे दो 2 दे दो चालकता के लिए। ठीक है भाई, ये तो इसका सूत्र हो गया चालकता का। ठीक है भाई, अब इसके बाद में इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी देखते हैं। देखो, रो बराबर एल अपॉन आर इंटू ए। ठीक है, मीटर अपॉन ओम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मीटर से मीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स को क्या कहते हैं महोबी कहते हैं। क्या कहते हैं महोबी कहते हैं, और ये मीटर इनवर्स एजिटीज आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी करेंगे विमा। विमा देखो, यानी सिग्मा की रो व्युत्क्रमानुपाती है तो इसकी विमा जस्ट ऊपर चली जाएगी, अर्थात माइनस की जगह प्लस हो जाएगा कंप्लीट में। देखो, एम की वैल्यू तो माइनस में आ गई, एल की वैल्यू माइनस में आ गई और ये पॉजिटिव हो गई और एम्पियर की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ऊपर जाने के बाद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, दैट इज क्लियर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ओम के नियम के अपवाद या ओम का नियम कितने प्रकार का होता है, यानी कितने पदार्थों पर ये किस प्रकार अप्लाई करते हैं और किन किन पर ये काम करता है और किन किन पर नहीं करता है। तो हेडिंग डाल लेंगे ओम के नियम के अपवाद। ठीक है, तो ओम के नियम के आधार पर पदार्थ निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला पदार्थ होता है ओमीय पदार्थ और दूसरा होता है अनोमीय पदार्थ। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ओमीय पदार्थ क्या होते हैं। ओमीय पदार्थ होते हैं जो ओम का नियम का पालन करते हैं, सीधी बात है, और अनोमीय पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं अनोमीय पदार्थ। तो देखो, इसको डीप में समझते हैं हम। देखो, तो सर्वप्रथम हेडिंग डाल लेंगे ओमीय पदार्थ, अर्थात ओमीय पदार्थ क्या होते हैं। देखो, ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं, और इन पदार्थों के लिए वोल्टता व धारा के मध्य वक्र एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है।
एम इस प्रकार के पदार्थों के लिए आर का मान नियत रहता है, अर्थात रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान नियत रहता है। फॉर एग्जाम्पल सभी धातुएं। देखो इसका डायग्राम समझाएंगे तो आपको, ये है एक्स वाई एक्सिस। देखो मैं इसको डायग्राम को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये तो है वाई एक्सिस, ठीक है भाई, और ये है एक्स एक्सिस हमारे पास। ये तो एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन, ये वाई एक्सिस। इधर तो ले लेंगे करंट, ठीक है भाई, और इधर ले लेंगे विभव, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, ओम का नियम, V बराबर आई आर। तो R तो यहाँ पर स्थिर है, तो V और I में खींचेंगे तो जैसे जैसे विभव का मान बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान बढ़ेगा, अर्थात R बराबर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, ओमीय पदार्थ के लिए जो ओम का नियम का पालन करते हैं। और दूसरा आएगा अनोमीय पदार्थ, वो किस प्रकार होगा, देखो हेडिंग डाल लेंगे अनोमीय पदार्थ। ये किस प्रकार होगा, देखो ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। इसके लिए वोल्टता व धारा के मध्य वक्र सीधी रेखा के रूप में प्राप्त न होकर अन्य आकृति के रूप में प्राप्त होता है, और इसके लिए आर का मान नियत नहीं रहता है, अर्थात परिवर्तनशील रहता है, यानी हर पॉइंट पे बदल रहा है। इस प्रकार के प्रतिरोध को गतिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिक प्रतिरोध। और फॉर एग्जाम्पल ये किस किस में वैलिड है, डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्य पदार्थ, निर्वात, नलिका, टॉर्च का बल्ब आदि, ठीक है, इनमें ये वैलिड है, ठीक है भाई। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद में देखूं, ये हो गया करंट और ये हो गया विभव, तो ये हर पॉइंट पर बदलेगा। तो देखो सर्वप्रथम तो इसकी वैल्यू V की वैल्यू तो बढ़ रही है यहाँ पर, ठीक है, जबकि I की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही। इसके बाद में I की वैल्यू तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे देखो V की वैल्यू यहाँ पर बढ़ नहीं रही है, तो यानी कि कभी तो कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डायोड का एग्जाम्पल लिया है, तो ये किस प्रकार के पदार्थ हो गए, अनोमीय पदार्थ, अर्थात ये ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं। इस पदार्थों कहते हैं अनोमीय पदार्थ, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंटों, आज हमने किस किस की बात की है। पहला पॉइंट पढ़ा है विद्युत धारा की डेफिनेशन, उसका मात्रक, उसकी विमा क्या होती है, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, ठीक है, औसत वेग वो किस प्रकार होगा वो भी हमने पढ़ लिया। तीसरा क्या पढ़ा है, धारा घनत्व। तीसरा क्या पढ़ा है, धारा घनत्व, जिसकी भी हमने कंप्लीट बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा है अपवन वेग एवं गतिशीलता, इसकी भी कंप्लीट बात कर ली। इसके बाद ओम का नियम और प्रतिरोधकता और ओमीय पदार्थ और अनोमीय पदार्थ, इन पॉइंटों की बात की है। तो आई होप सभी पॉइंटों को आप अच्छी तरह समझे होंगे। हाँ, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पहले से हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।